देयर इज अ वाइल देयर इज अ वे, इट मीन्स जहाँ चाह है वहाँ रहा है। ओके गाइज, सो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर करेंगे, ऐसी बातें जो कि हमने लास्ट वीडियो में की थी, जैसे सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी, वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्टअप करने जा रहे हैं हम, जैसे कि आपने सुना होगा टेंसेज। हम आज तक जो पढ़ते आए थे इंग्लिश का जो बेसिक लेवल था, बेसिक लेवल से हमने स्टार्टअप किया था और आज हम पहुंच गए हैं टेंसेस के लगभग हम पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। तो हमने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली थी, जैसे ये हर चीज़ का एक बेसिक होता है, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो वो हमने क्लियर कर लिया था। अभी आज हम बात करेंगे टेंसेस। तो टेंसेस के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, सो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में ओनली। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4, ठीक है ना। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और यहाँ से हम धीरे धीरे स्लोली सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमें इंग्लिश को सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी डेफिनेशन जो है ना हिंदी में दे रखी। मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, बट यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दे रखी, डेफिनेशन दिख रही होगी। इसके अकॉर्डिंग में प्रेजेंट टेंस होता क्या है, उसमें किस तरीके से कौन सी एक्शन होती है, किस तरीके की एक्शन होती है, तब जाके ये बनता है, किस तरीके से बोलना होता है, वो सारी चीजें यहाँ क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। टेंस, टेंस मीन्स काल, है ना, एक तरीके से काल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन में होता क्या है, इसका रूल क्या है? हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर्सन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कि हमने टेबल ऑफ मेन वर्ब भी एक्सप्लेन की थी। उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो भी वर्ब्स थी वो सारी 5 फॉर्म्स में एक्सप्लेन की थी, और फर्स्ट फॉर्म को हमने देखा था ना, वही फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होती है। अब बात करते हैं आगे की डेफिनेशन क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को लर्न करेंगे। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसको सीखने में इजी लगे थोड़ा। तो उन प्रेजेंट सिंपल वाक्यों में मोशन होता है जिनमें उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि मुख्य रूप से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। तथा इनका प्रयोग कभी भी सहायक क्रियाओं के रूप में नहीं किया जाता है। ऐसी क्रियाएं होती है जैसे प्ले, रन, स्टैंड, सीट, वॉक, जंप। यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म किसी न किसी क्रिया की शुरुआत को दर्शाती है। इस वजह से मूल रूप से MV1 से बने प्रेजेंट सिंपल वाक्यों को प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन कहा जाता है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, जो भी ये वर्ब यूज होती है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज हो रही है, इनका प्रयोग कभी भी सहायक क्रियाओं के रूप में नहीं होता। हमने सहायक क्रिया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों पढ़ी थी ना, उसमें तो ये आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि इनका प्रयोग कभी भी सहायक क्रियाओं के रूप में नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के लिए आते हैं। प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन के रूल के तहत पर्सन के साथ MV1 का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि पर्सन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, पर्सन यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि व्यक्ति, पर्सन I, we, you, they और नाउन प्लूरल के साथ MV1 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन हिंदी में बहुवचन होता है। I, we, you, they और नाउन प्लूरल के साथ MV1 यानी कि मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, पर्सन ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ MV1 में एस और ES का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही इजी। अपन इसको समझेंगे तो इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। टेंस के तहत हम वाक्य को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव, और नकारात्मक प्रश्न यानी इंटरोनेगेटिव, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये 2 चीजों पे, 2 पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाकी डेफिनेशन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख सकते हो। अब बात करते हैं, हमने वाक्य को 4 भागों में बांटा।
अब बात करते हैं आगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत जब कभी हमें पॉजिटिव वाक्य को दोहराते हुए बोलने की जरूरत पड़े ताकि हम सुनने वाले को, जो भी हमें सुन रहा है, को हमारे द्वारा कहे गए वाक्य पर यकीन दिला सके, तो ऐसी परिस्थिति में हम सब्जेक्ट यानी कि पर्सन के तुरंत बाद डू तथा डज शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं। डू से स्ट्रेस पर्सन आई वी यू दे और नाउन प्लूरल के साथ लगाया जाता है। डज से स्ट्रेस पर्सन ही शी इट और नाउन सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। क्लियर? ये थी ध्यान देने वाली बात। यहाँ पे ये ध्यान देना है, डू से स्ट्रेस पर्सन आई वी यू दे और नाउन सिंगुलर प्लूरल के साथ लगाया जाता है, सॉरी, और डज से स्ट्रेस पर्सन ही शी इट और नाउन सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। अब बात करें डज से स्ट्रेस लगाते हैं तो MV1 के बाद एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता। जब स्ट्रेसली यूज करते हैं, यानी कि जोर या दबाव से जब भी हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें उसके तुरंत बाद MV1 जो लगती है उसमें एस और एस को शामिल नहीं किया जाता। ये सारी चीजें हम डीपली और पढ़ेंगे, ये सारी डेफिनेशन बता रहा हूं, हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जब पढ़ेंगे ना प्रैक्टिस में, तो ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी एकदम सेपरेटली। अब नोट पढ़ना है, डज का प्रयोग करे तो डज के बाद लगने वाली MV1 के अंत में अतिरिक्त रूप से लगा एस और एस हटा दिया जाता है, जो कि इंग्लिश के नियमानुसार है, इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार है। राइट? अब बात करते हैं आगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत डू तथा डज से की जाती है। डू तथा डज है ना, जब भी हम वाक्यों की शुरुआत करते हैं, इनको और डीपली हम पढ़ेंगे जब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जब पढ़ना है ना, तो हम इनको डीपली पढ़ेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा ऐसे बेसिकली बता दूं, मुझे खाना है, क्या मैं ये करूं, क्या ये नहीं करूं, वो सारी चीजें जब भी यूज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम डू तथा डज से वाक्यों की शुरुआत करते हैं। राइट? डू आई गो देयर, डू आई हैव इट, लाइक दैट। तो इस तरीके से अब बात करते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी और लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लिखोगे तो बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही इजी तरीके से आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, है ये डेफिनेशन देखना, याद रहे कि जब कभी हम प्रश्नवाचक वाक्य को आश्चर्यजनक रूप से दोहराना पड़े तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रश्न को दोहराते वक्त सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं, ना कि डज शब्द से। यहाँ पे सिचुएशन ये बन रहे हैं कि कोई भी वाक्य हम प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उस टाइम वो वाक्य डू डज से स्टार्ट करते हैं। शब्द को हम आश्चर्यजनक रूप से भी बोले तो डू शब्द से ही स्ट्रेस लगे, ना कि डज शब्द से, क्योंकि डज शब्द को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एस और एस शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे ये लिख रहे कि डेफिनेशन, क्योंकि जब कभी हम प्रश्नवाचक वाक्य डज से शुरू होते हैं, हम दोहराते वक्त डज शब्द को दोबारा स्ट्रेस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि व्याकरण यानी कि ग्रामर के नियमों अनुसार है। डज शब्द के बाद जब भी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है तो उस क्रिया में एस और एस शामिल नहीं किया जाता है, नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, डू और डज। डज शब्द हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है और मेन वर्ब के रूप में भी। कैसे? हमने इनको डिटेल में पढ़ा है। आप अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ग्रामेटिकली हमने इंग्लिश को बेसिक लेवल से स्टार्टअप किया, वहां से सारे वीडियोस, तो यहाँ पे ये पता चलेगा डज शब्द को हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब भी और एज ए मेन वर्ब भी यूज किया है और देखा है इसको। अब इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, डू डज के अलावा ओनली शब्द से भी स्ट्रेस लगाते हैं, यानी कि डू डज शब्द जो हम वाक्य की शुरुआत भी करते हैं और स्ट्रेस भी लगाते हैं। क्या तुम ये करते हो? डू यू डू इट? तो उस तरीके से हम ओनली शब्द से भी स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब देखिए ओनली शब्द से स्ट्रेस कहां पे लगेगा? जब कभी हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर जोर दबाव डालते हुए बोलना हो तो ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाया जाता है, यानी कि तुम ही ये करते, यू ओनली डू इट, है ना। तो इस तरीके के स्ट्रेस जब हमें लगाने हो तो उस टाइम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से भी स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब ओनली शब्द का स्ट्रेस लगता कैसे है?
अब बात करते हैं ओनली शब्द से स्ट्रेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ पॉजिटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में ही लगाया जाता है, ना कि नेगेटिव और इंटरनेगेटिव वाक्यों में, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब दोबारा इसको देख लेते हैं। जब भी हम वाक्य को स्ट्रेसली यूज करते हैं तो स्ट्रेसली यूज करते वक्त डज शब्द को दोबारा यूज नहीं किया जाता, ओनली डू शब्द से स्ट्रेस लगाया जाता है। उसके बाद डज शब्द को एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब भी देखा जाता है। अब उसके बाद ओनली शब्द से भी स्ट्रेस हम लगा सकते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब बात करते हैं आगे, हम ये सारी चीजें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। ये सिर्फ डेफिनेशन थी जो आपको बताई है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको वो सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे, एक लास्ट पॉइंट रह गया है। लास्ट पॉइंट प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन के नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य डू नॉट प्लस एमवी1 तथा डज नॉट प्लस एमवी1 से बनाए जाते हैं, तथा इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव वाक्य की शुरुआत पर्सन के प्रयोग के अनुसार, जो भी पर्सन होता है सब्जेक्ट, उसके अनुसार डू तथा डज से की जाती है। ओके गाइज, तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें लेकर आ रहा हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम इन चीजों को क्लियर कर लेंगे।